Reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा ऐलान, बिना गारंटी एमएसएमई को देंगे 3 लाख करोड़ का लोन। आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा यूपी में एमएसएमई उद्योग से जुड़े 3 करोड़ लोगों को सीधा फायदा। स्वदेशी पर पीएम मोदी की अपील का दिखने लगा है असर, केंद्रीय पुलिस बल की कैंटीन्स में बिकेंगे सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। रेलवे की बड़ी तैयारी, देश में जल्द शुरू हो सकती हैं शताब्दी सहित कई एक्सप्रेस ट्रेनें। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, देश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 74,000 के पार। यूपी में 6 जून को बेसिक शिक्षा विभाग को मिलेंगे 69,000 शिक्षक। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 मई रात 12 बजे तक। आगरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पीपीई किट से बच्चों के खेलने के मामले का डीएम ने लिया संज्ञान, शुरू हुई जांच। सीतापुर में नगरपालिका की बड़ी लापरवाही, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पर हो रही थी खाद्य सामग्री की सप्लाई, क्वारंटाइन सेंटर्स पर भेजे जा रहे थे खाने पीने के सामान। झांसी में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों से कई लोग हुए हैं घायल। अलीगढ़ में दबंगों ने डॉक्टर पर फायरिंग की, पथराव भी किया, गाड़ी की टक्कर से नाराज थे दबंग, फायरिंग का वीडियो वायरल। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मिला बाबा रामदेव का समर्थन, न्यूज 18 से बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा, स्वदेशी को तरजीह देकर देश बढ़ेगा आगे। नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि अलीगढ़ से है, जहां पर हमदर्द नगर के डी ब्लॉक में टेंपो सवार दबंगों ने डॉक्टर पर हथियारों से फायरिंग करते हुए पथराव कर दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये दबंग न सिर्फ पथराव कर रहे हैं, बल्कि एक युवक तो हाथ में कट्टा भी लिए हुए है और उससे रुक रुक कर फायरिंग भी कर रहा है। बार बार ये युवक आगे बढ़ता है, फायरिंग करता है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार टेम्पो और एक्टिवा सवार डॉक्टर की टक्कर हो गई थी,
जिसके बाद ये दबंग युवक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया, बल्कि कई बार फायरिंग भी की। अब पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए अलीगढ़ से आई हैं। ये कितने बेखौफ हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है इनके भीतर। न सिर्फ पथराव कर रहे हैं, बल्कि देखिए युवक जो काली शर्ट पहने हुए है, ये कट्टा लेकर बार बार फायरिंग कर रहा है। मसला बस इतना भर था कि यहाँ पर टेम्पो और एक्टिवा सवार डॉक्टर की टक्कर हो गई और उसके बाद ये दबंग आग बबूला हो गए, पथराव करने लगे, डॉक्टर पर हमला बोल दिया। और इस दौरान आप देखिए बार बार पत्थर फेंका जा रहा है और ये काली शर्ट वाला युवक जो कि गली से निकल कर आता है, आप देखिए एक नहीं कई बार ये कट्टे से हवाई फायरिंग भी करता है। हैरान करती हैं तस्वीरें कि इनके भीतर कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। इन्हें इस बात का डर नहीं है कि तस्वीरें सामने आएंगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनको जेल जाना पड़ सकता है या फिर इनकी फायरिंग में किसी की जान भी जा सकती है। बेखौफ बेपरवाह एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग ये युवक करता है यहाँ पर। और इस दौरान तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, किसी ने भी इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। अलीगढ़ से रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, विस्तार से बताइए क्या जानकारी इन तस्वीरों के बारे में। जी अमित, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला थाना सिविल लाइन के हमदर्द नगर का है। ये डॉक्टर और ये एक दंपत्ति घर से हॉस्पिटल जा रहे थे। इनकी एक एक्सीडेंट एक ऑटो वाले से टकरा गया, जिसको थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हुआ, जिसको लेकर वहां कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद ये घर खराब किया, फायरिंग करा और फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल एडमिट करा दिया गया है। रंजीत, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि 2 युवक ऐसे हैं जिनके हाथों में कट्टा है और वो बार बार फायरिंग कर रहे हैं। तो क्या इन तस्वीरों का संज्ञान पुलिस ने ले लिया है? किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही है? दर्ज करके इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन तुरंत मौके पे पहुंच गया और मौके पे पहुंचने के बाद स्थिति बिल्कुल वहां सामान्य कर दी है। जो भी लोग चिन्हित किए गए हैं, वीडियो में जो भी लोग दिख रहे हैं, इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरठ से भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दबंग किस्म के लोग हाथों में डंडे और पत्थर लेकर पथराव कर रहे हैं और दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के शाहनाथन का बताया जा रहा है। ये विवाद तो मोहल्लों के बीच का बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। मेरठ की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से पथराव हुआ है और कैसे यहाँ पर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है इन दबंगों की तरफ से। इनके हाथों में लाठी डंडे भी हैं, पथराव भी हो रहा है। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। पुलिस ने इसका संज्ञान ले लिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ की नहीं गई है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां पर बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। थाना गढ़ कोतवाली का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बच्चों के बीच विवाद होता है और देखते देखते विवाद इतना बढ़ जाता है कि छत पर चढ़कर दोनों तरफ से पथराव शुरू हो जाता है। इस दौरान किसी ने पथराव का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और अब खबर मेरठ से है, जहां पर 4 पीएसी जवान संक्रमित हो गए हैं। 4 पीएसी के जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक पीएसी के जवान ने सब्जी मंडी में ड्यूटी की थी। एक तहसील कर्मी भी कोरोना संक्रमित हुआ है। मेरठ तहसील में तैनात है तहसील कर्मी। 1 साल की एक बच्ची भी यहां पर कोरोना संक्रमित हुई है। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 270 पहुंच चुका है। बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर पीएसी के 4 जवान भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चारों जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दरअसल पीएसी का एक जवान सब्जी मंडी में ड्यूटी पर तैनात था और एक तहसील कर्मी भी कोरोना संक्रमित हुआ है। मेरठ तहसील में तहसील कर्मी की तैनाती थी और जानकारी ये मिल रही है कि 1 साल की बच्ची भी कोरोना संक्रमित हुई है और इसके साथ ही यहां पर कुल आंकड़ा 270 पहुंच गया है। देश में लागू लॉकडाउन और मजदूरों के पलायन के बीच कई बेहद दिल दहलाने वाली तस्वीरें और मार्मिक तस्वीरें सामने आती हैं। इंदौर में पलायन कर रहे एक मजदूर को खुद बैल के साथ गाड़ी में जुतना पड़ा। मजबूरी में ये इस तरीके से बैलगाड़ी को जुतता हुआ नजर आया। दरअसल बताया जा रहा है कि काम धंधा बंद होने के चलते ये घर लौटना चाहता था और घर लौटने के लिए भी इसके पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए एक बैल वो बेच चुका था और एक बैल के सहारे गाड़ी खींची नहीं जा सकती थी। मजदूरों के पलायन के बीच ऐसी एक तस्वीर इंदौर के बाईपास पर दिखी है, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। चिलचिलाती धूप और तपती दोपहरी में एक मजदूर बैलगाड़ी को खींच रहा था। गाड़ी में एक तरफ
बैल जूता था और दूसरी तरफ वो मजदूर। गाड़ी पर उसकी छोटी सी गृहस्थी और परिवार लदा था और गाड़ी लगातार आगे चलती जा रही थी। इन मजदूरों को बस कैसे भी अपने घर पहुंचना था। ग्रेटर नोएडा से खबर है, यहां पर कंटेनर में भरकर जा रहे प्रवासी मजदूरों को वापस भेज दिया गया है। गाजियाबाद के खोड़ा से मजदूर मध्य प्रदेश जा रहे थे। ग्रेटर नोएडा की बिसरख पुलिस ने सभी मजदूरों को वापस भेज दिया है। सैकड़ों की संख्या में ये मजदूर गाड़ियों में भरे हुए थे। यहां पर चेकिंग के दौरान जब गाड़ी को रोका गया तो पाया गया कि इसमें ये मजदूर बैठे हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा की बिसरख पुलिस ने सभी को वापस घर भेज दिया। सीतापुर में नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पर खाद्य सामग्री की सप्लाई की जा रही है। खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने इस गाड़ी का चालान किया। इस गाड़ी को क्वारंटाइन सेंटर्स में खाद्य सामग्री भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कोरोना की रोकथाम और उसके खिलाफ जारी जंग को जीतने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव प्रयास कर रही हैं। पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। डॉक्टर्स दिन रात मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसी एक तस्वीर हाथरस से आई है। सर ये बता दीजिए, डॉक्टर पवन कुमार को भेजा था आपने अपने डॉक्टर को बचाने के लिए FIR करा दी है, उसमें आपका क्या कहना है? सर एक बार बताइए ना, हम आपका एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं, आप जब से कटिंग करा रहे हैं आप बता भी नहीं रहे हैं। रिपोर्टर सवाल करते हैं लेकिन जनाब जवाब नहीं देते। ये कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि पूरी कहानी मनगढ़ंत है। पूरी कहानी बताएं उससे पहले इनका परिचय जान लीजिए। ये ब्रजेश राठौर हैं, हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। चलिए पूरा मामला बताते हैं। पिछले दिनों घंटाघर इलाके की सीखनापन गली निवासी कैंसर पीड़ित एक बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उसके बाद परिवार के 26 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया था। 11 मई को क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुछ लोगों की रिपोर्ट आई, जिसमें परिवार के 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कैंसर पीड़ित संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से ही 10 नए मरीजों में संक्रमण फैला है। इसलिए विभाग के अधिकारियों ने संक्रमित बुजुर्ग के बेटे पर संक्रमण छुपाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी। वहीं संक्रमित बुजुर्ग के बेटे का आरोप है कि डॉक्टरों द्वारा उन्हें और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि 21 अप्रैल को अपने पिता को नोएडा के प्राइवेट अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने कीमोथेरेपी करने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले कोरोना की जांच होगी, उसके बाद ही इलाज होगा। 23 अप्रैल को वो जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने सैंपल ले लिया और घर भेज दिया। 27 अप्रैल को जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उस रिपोर्ट को लेकर वो 28 अप्रैल को फिर से नोएडा के प्राइवेट अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जिला अस्पताल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया। नोएडा के डॉक्टरों ने अपने अस्पताल में ही कोरोना की जांच कराई और घर वापस भेज दिया। 29 अप्रैल को अस्पताल के ईमेल से कोविड-19 की रिपोर्ट आई। अस्पताल की लैब से फोन करके जानकारी दी गई कि कैंसर पीड़ित बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव है। कैंसर पीड़ित के बेटे का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने जिला अस्पताल के डॉक्टर पवन कुमार को फोन किया और रिपोर्ट में पिता के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी, जिसके बाद डॉक्टर पवन ने कहा कि वो अपने पिता को जांच के लिए सीमेक्स स्कूल लेकर आए। उसके बाद वो अपने पिता को सीमेक्स स्कूल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सैंपल लिया और वापस घर जाने के लिए कह दिया। 1 मई को GN मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसलिए उन्होंने कहीं कोई जानकारी नहीं छिपाई। पीड़ित के इन्हीं आरोपों पर हमारे संवाददाता ने CMO से सवाल किया, तो एक बार फिर सुनिए उनका जवाब क्या था। सर ये बता दीजिए, डॉक्टर पवन कुमार को भेजा था आपने अपने डॉक्टर को बचाने के लिए FIR करा दी है, उसमें आपका क्या कहना है? सर एक बार बताइए ना, हम आपका एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं, आप जब से कटिंग करा रहे हैं आप बता भी नहीं रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ लिया है। शहर के व्यापारियों ने नगर पालिका चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग अपनी गलती को छुपाने के लिए और पीड़ित परिवार के कैंसर पीड़ित के खिलाफ उसके परिवार के खिलाफ FIR की है, वो गलत है, वो खत्म होनी चाहिए। हम जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके ज्ञापन को भेजेंगे और इसमें कार्रवाई होगी। FIR खत्म होनी चाहिए और होगी। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि लापरवाही तो हुई है, फिर चाहे वो डॉक्टर्स ने की हो या फिर कोरोना संक्रमित परिवार ने। और लापरवाही का परिणाम ये है कि हाथरस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए हाथरस से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।
वहीं आगरा में भी न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पीपीई किट को लेकर भयंकर लापरवाही सामने आई थी। आगरा कैंट इलाके में खुले में पड़ी किट को बच्चों ने खेल समझ लिया और उन्होंने उस पर लकड़ी ढोना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। जिसके बाद डीएम ने इस मामले की जांच शुरू करवा दी है। डीएम ने कहा है कि यह किट मेडिकल कॉलेज की नहीं है और न ही जिला अस्पताल की है। सरकारी किट हल्के ब्लू कलर की होती है। सफेद किट यूज करने वालों पर प्रशासन की नजर है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर गोरखपुर से है। यहां पर गोरखपुर थाना क्षेत्र की हाइडिल इलाके की रहने वाली उर्मिला देवी अपने पति के शव को कुवैत से लाने के लिए दर दर भटक रही हैं। उर्मिला देवी का यह कहना है कि 30 अप्रैल को उनके पास एक फोन आया था कि उनके पति की मौत हो गई है। तब से लेकर आज तक उनके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। उर्मिला देवी के मुताबिक उनके पति रूपचंद्र कन्नौजिया पिछले 30 सालों से कुवैत की एक कंपनी में काम करते थे। पीड़ित महिला अब डीएम से अपने पति के शव को मंगवाने के लिए गुहार लगा रही है। अप्रैल को पापा के फ़ोन से शाम को 6 बजे फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई है और उसके बाद से कोई बता नहीं रहे कुछ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस बोले हल्का फुल्का फीवर था और हॉस्पिटल ले गए तो डेथ हो गई। हम बोले कि मतलब फ़ोटो वीडियो कॉल करिए तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, कह रहे हॉस्पिटल में बॉडी छोड़कर चले आए। और अभी 10 तारीख को फ़ोन किए तो बोल रहे हैं कि दफना दिया गया उनको और हम लोग को कुछ भी नहीं बता रहे, ना कंपनी से कोई कॉल नहीं आई। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड ने 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वैक्सीन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा वेंटिलेटर की खरीद के लिए भी 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पीएम केयर्स फंड से। बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि उनकी आजीविका चलती रहे। उनको जहां भेजा जा रहा है वहीं पर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा सकें। इसी सोच के साथ 1000 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड से आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ वैक्सीन के लिए भी 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वेंटिलेटर की खरीद के लिए भी 2000 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड की तरफ से आवंटित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम केयर्स फंड की तरफ से 3100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। 1000 करोड़ श्रमिकों के लिए, 100 करोड़ वैक्सीन के लिए और 2000 करोड़ वेंटिलेटर की खरीद के लिए। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन का चौथा चरण लागू होगा, लेकिन पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। पीएम ने कहा, राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी 18 मई से पहले ही दे दी जाएगी। लेकिन लोगों के मन में अभी से ये सवाल उठने लगे हैं कि लॉकडाउन 4 किन किन सेवाओं का ताला इसमें खुलेगा। तो चलिए आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब एक रिपोर्ट के जरिए देते हैं। सत्रह मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है और 18 मई से लॉकडाउन 4 का लागू होना भी तय हो गया है। मंगलवार यानी 12 मई की रात को 8 बजे देश के नाम संबोधन में पीएम ने साफ कर दिया था कि लॉकडाउन 4 लगाया जाएगा, लेकिन नए रूप और नए रंग के साथ। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा। अब हर किसी के मन में सवाल है कि लॉकडाउन 4 का नया रंग रूप और नया नियम क्या होगा। इन सवालों के जवाब बहुत हद तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक से ही निकलकर सामने आ गए थे। मतलब ये कि लॉकडाउन 4 में लॉकडाउन 3 से ज्यादा ढील मिलने जा रही है। जैसे नियमों में ज्यादा छूट मिल सकती है, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, शर्तों के साथ हवाई यात्रा की इजाजत भी मिल सकती है, सार्वजनिक परिवहन, बस और मेट्रो लोकल शर्तों के साथ शुरू हो सकते हैं, निजी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, उद्योगों को छूट का दायरा बढ़ सकता है, स्थानीय स्तर पर सिंगल विंडो दुकानों को ज्यादा छूट मिल सकती है। हालांकि जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए कुछ सेक्टर्स पर पाबंदी बरकरार रह सकती है। जैसे स्कूल कॉलेज की कक्षाओं पर जारी रोक बरकरार रह सकती है, मॉल्स मल्टीप्लेक्स पर रोक जारी रह सकती है, जिम पब और रेस्तरां के खुलने पर भी रोक जारी रह सकती है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कई मुख्यमंत्रियों ने मांग की थी कि राज्यों को अपने हिसाब से नियम तय करने में छूट मिले, चाहे वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिलों को बांटने की बात हो या फिर मजदूरों को लाने और ले जाने की बात हो। उम्मीद है कि लॉकडाउन 4 में ऐसा ही देखने को मिले। व्यापारिक संगठनों ने हफ्ते में 6 दिन की बजाय 2 या 3 दिन बाजार खुलने का सुझाव दिया है। सरकार ऐसा भी कर सकती है कि सड़क की एक तरफ वाली दुकानें एक दिन खुलें और दूसरी तरफ वाली दुकानें दूसरे दिन खुलें।
12 मई से सीमित संख्या में रेल यात्रा